हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीनो आईएएस। आई बिलीव आप सब लोग बहुत अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे एंड आई होप कि आप सब लोग हेल्थ वाइज एंड मेंटल पीस वाइज अपने अपने सेफेस्ट एंड कंफर्ट जगहों पे बैठे होंगे। आपका इस सेशन में बहुत ही दिल से स्वागत है कि आप डेली अपने आप को कंसिस्टेंट रख रहे हैं इस सेशन के लिए और आप डेली करंट अफेयर्स को फॉलो कर रहे हैं। दिस इज समथिंग विच इज एन अचीवमेंट इन इट्स ओन सेल्फ। आप अगर खुद ये चीज कर रहे हो कि आप कंसिस्टेंट हो, दैट इज द फर्स्ट रिक्वायरमेंट फॉर यूपीएससी। अगर हम यूपीएससी की बात करें तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट ही यही है कि आप कंसिस्टेंट हो, आपके अंदर परसिवियरेंस हो, आपके अंदर डेडिकेशन हो और उस डेडिकेशन के साथ आप इस सेशन को ज्वाइन करते हो, हर दिन आप इस सेशन को फॉलो कर रहे हो। दिस इज समथिंग विच इज एन अचीवमेंट ऑफ योर्स ऑन एवरी डे। सो शुरू करते हैं। आज 20th ऑफ सितंबर 2024 को मैं आप सबका स्वागत करता हूं आज के द हिंदू न्यूज़पेपर के सेशन में। आज के सेशन में हमारे पास कुछ न्यूज आर्टिकल्स हैं जो मैंने आपके लिए यहाँ पे हाईलाइट कर रखे हैं। फर्स्ट इज रशिया यूक्रेन के पीस मेकिंग में इंडिया का क्या रोल हो सकता है। ये सुहासिनी हैदर जी ने ये आर्टिकल लिखा हुआ है, जो कि बहुत पढ़ी लिखी और इंटरनेशनल रिलेशंस में मानी जाने वाली हस्ती है। इनके आर्टिकल्स को पढ़ना और समझना, ये और जो हमने 2 दिन पहले एक और आर्टिकल पढ़ा था, ठीक है, हर्षवी पंत सर का, तो ये कुछ ऐसे लोग हैं जिनका इंटरनेशनल रिलेशंस में, या अरुण कुमार सर उनका इकोनॉमी में, तो ये कुछ ऐसे एडिटोरियल लिखने वाले लोग हैं जिनके एडिटोरियल को समझने में आपको टाइम लगता है और ये एडिटोरियल समझना जरूरी होता है बिकॉज ये रेप्यूटेड पर्सन है, ये रेप्यूटेड लिटरेट्स है। ठीक है, नेक्स्ट इज द रॉन्ग नोशन, तो वी विल सी व्हाट इज देयर इन दिस एडिटोरियल अबाउट द साइमल्टेनियस इलेक्शंस। फर्दर नेक्स्ट जो हमारा एडिटोरियल है, ये ऑस्ट्रेलिया के एक एमपी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वहां के लीडर है, उन्होंने ये चीज उठाई है, एंथनी ब्लिंकन। ही सेइंग कि बच्चों के लिए सोशल मीडिया को बैन कर देना चाहिए, उनके लिए सोशल मीडिया को बंद कर देना चाहिए। अब इंटरव्यू में दो हमारे पास पैनलिस्ट हैं इस एडिटोरियल, ये एक्चुअल में इंटरव्यू का यू कैन से ट्रांसक्रिप्ट है। तो हम देखेंगे कि क्या आर्ग्यूमेंट्स दिए जा रहे हैं इस एडिटोरियल में कि क्या बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन कर देना चाहिए, या उनको इंडिया में हम ये कर सकते हैं कि पेरेंटल केयर के अंदर सोशल मीडिया चलाने की इजाजत दी जाए, जबकि इंडिया में हमें पता है बच्चे ही माँ बाप को सिखाते हैं फोन चलाना। तो उस टाइप ऑफ सिचुएशन में इंडिया में क्या किया जा सकता है, श्रीलंका के इलेक्शंस का क्या रिजल्ट रहा और इंडिया ने क्यों एब्सटेन किया यूएन असेंबली में वोट करने से अबाउट द मैटर ऑफ इजराइल एंड पैलेस्टीन। वी विल सी व्हाट इज द मैटर ओवर देयर। एफएटीएफ की क्या रिकमेंडेशन आई है इंडिया को लेकर, और हड़प्पन सिविलाइजेशन को हम आज रिवाइज करेंगे बिकॉज इस पे भी एक एडिटोरियल आया है आज कि 100 साल के बाद भी अभी भी वहां पे इनिग्मा है, अभी भी वहां पे एक्सकेवेशन चल रही है, बट अभी भी हमने डिसाइफर नहीं कर पाया है उनका टेक्स्ट। एनिमेशन एंड वीएफएक्स सेंटर की बात की जा रही है और व्हाइट रेवोल्यूशन की बात की है आज हमारे होम मिनिस्टर ने। ब्रेन ईटिंग अमीबा पे साइंस सेक्शन में एक एक्सप्लेन्ड एडिटोरियल आया है, तो ये भी देखेंगे कि ये ब्रेन ईटिंग अमीबा कैसे होता है, किस पानी में ये रह सकता है और किस पानी में नहीं रह सकता। दैट इज समथिंग विच इज क्रिटिकल इन नेचर, और वही चीज आपके यूपीएससी के प्रीलिम्स में पूछी जाती है। चलो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। और ये जो डिस्कशन है ना, ये ऑथर स्टार्ट कर रही है दैट शी इज स्टार्टिंग विद दिस थिंग कि इंडियन गवर्नमेंट, अगर आप आज से 2 साल पहले की बात करो जब रशिया यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ था, तो उस टाइम पे हमारा स्टैंड क्लियर था कि ये यूरोप का वॉर है, इट इज यूरोप्स वॉर, इट्स नॉट आर वॉर। ठीक है, ये यूरोप की प्रॉब्लम है एंड यूरोप्स प्रॉब्लम्स आर नॉट द वर्ल्ड प्रॉब्लम्स। ऐसा एक क्लियर स्टैंड दिया था हमारे जयशंकर सर ने। ठीक है, बट रिसेंटली हमने देखा है दैट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी विजिट पे गए हैं। कहां कहां पे विजिट पे गए हैं? वो मॉस्को गए थे, कीव गए थे, दैट इज यूक्रेन, और उसके बाद उन्होंने यूनाइटेड नेशंस में भी ये बात उठाने की बात की है। क्वाड समिट में भी सोचा है कि इस बात पे, इस डिस्प्यूट पे बात की जाएगी। एक प्राइम एजेंडा है क्वाड मीटिंग का इस बार, और अभी आने वाली है हमारे पास ब्रिक्स। तो ये सारी मीटिंग्स, क्वाड, ब्रिक्स, यूएन की फ्यूचर समिट, ये सारी मीटिंग्स कुछ ऐसी मीटिंग्स हैं जो अभी होने वाली है अगले 1-2 महीने में, सितंबर के महीने में, अक्टूबर के महीने में ये मीटिंग्स होने वाली है। बात यहाँ पे ये है कि इंडिया यहाँ पे क्या काम कर रहा है। इंडिया यहाँ पे, हमारी ऑथर भी यही बोल रही है कि एक ऐसी पोजीशन में है जहां पे इंडिया अपना रोल प्ले कर सकता है। क्या? एज एन इंटरलॉक्यूटर, एज अ मीडिएटर। क्यों? क्योंकि इंडिया का पहले तो पास्ट है, हमारी हिस्ट्री है किस चीज की? नैम की, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की हमारी हिस्ट्री है। दैट इज वन थिंग विच ऑथर हाइलाइट्स कि नैम की हिस्ट्री होने के साथ साथ हमारे पास ये भी है कि इंडिया इज द ओनली नेशन जो क्वाड और ब्रिक्स में यूनिक नेशन है। ठीक है, इंडिया क्वाड में भी है, इंडिया ब्रिक्स में भी है, इंडिया रशिया के साथ भी बात कर सकता है, इंडिया यूएसए के साथ भी बात कर सकता है, बिकॉज द डिबेट इज नॉट बिटवीन एक्चुअली रशिया एंड यूक्रेन, इट्स एक्चुअली बिटवीन द ईस्ट एंड द वेस्ट। और इंडिया हमेशा इंटरमीडिएटर रहने की कोशिश किया है। एंड सुहासिनी हैदर हियर हाइलाइट्स वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज कि जैसे हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर दैट इज जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने मीडिएट किया था यूएसएसआर और ऑस्ट्रेलिया के बीच में ट्रूप विड्रॉल
और कोरिया में, वियतनाम में, कंबोडिया में इंडिया ने अच्छा रोल प्ले किया था। वैसे ही यहाँ पे हिस्ट्री बनाने के लिए प्राइम मिनिस्टर मोदी भी अच्छा रोल प्ले करना चाहेंगे। दैट इज समथिंग विच ही विल हिमसेल्फ ट्राई टू डू। बिकॉज अगर आप यहाँ पे देखो तो अभी इस वॉर में बस रशिया और यूक्रेन नहीं है, ईस्ट और वेस्ट नहीं है, ईरान और नॉर्थ कोरिया की भी यहाँ पे अगर आप देखो पार्टिसिपेशन देखने को मिल रही है। और अब ये वॉर हो गया है बिटवीन नेटो, ठीक है, नाटो एंड अदर कंट्रीज। बिकॉज अगर नाटो की मेंबरशिप मिल जाती है यूक्रेन को, तब तो और ज्यादा बड़ा ये वॉर बन सकता है, एंड देन इट मे इमर्ज इनटू अ थर्ड वर्ल्ड वॉर। और यहीं पे ऑथर ये भी बोल रही है कि अगर ट्रंप की सरकार आती है तो शायद ऐसा होगा कि यूक्रेन का सपोर्ट वो रिमूव कर देंगे और यूक्रेन अकेला पड़ जाएगा, और उस टाइम पे जो है यूएसए ये चाहेगा कि रशिया को सपोर्ट ना करे, और रशिया जो है वो भी वॉर पीछे खींच लेगा और ये सब चीजें खत्म हो जाएंगी। वन थिंग इज दैट, नेक्स्ट थिंग विच ही सेज दैट कमला हैरिस अगर आ गई तो यूएस का सपोर्ट बढ़ता चला जाएगा यूक्रेन की तरफ, और उसकी वजह से भी प्रॉब्लम्स हो सकती है और शायद टेंडेंसीज बढ़ जाए वॉर की। ठीक है, व्हाट न्यू दिल्ली कैन ऑफर एंड व्हाट न्यू दिल्ली इज फेसिंग चैलेंजेस इन दिस, कि हम ये कर सकते हैं कि हम एक प्रपोजल लेके आए, जो कि यहाँ पे बात की जा रही है सबसे पहले एक चीज की, दैट इज बर्गनस्टॉक कम्युनिक। नेक्स्ट इज ब्राजील चाइना जॉइंट प्रपोजल जो डी एस्केलेशन के बारे में था। ठीक है, दोनों चीजें यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं हुई थी। बर्गनस्टॉक कम्युनिक जो है पुतिन ने रिजेक्ट कर दिया, इंडिया ने भी उसमें कोई पार्टिसिपेट नहीं किया, और इंडिया ने भी बोला नहीं हम इसके पार्ट नहीं है, जो स्विस पीस समिट के बाद निकला था। उसके बाद जो अभी स्विस पीस समिट होने वाली थी, इंडिया ने भी बोला कि नहीं हम इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। ठीक है, मेन प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे, क्योंकि इंडिया एक ऐसा सोल्यूशन चाहता है जो जयशंकर जी ने लास्ट वीक हाईलाइट किया था यूरोप में। तब वो बर्लिन में थे, जर्मनी में थे वो तब। उस टाइम पे उन्होंने एक प्रेस इंटरव्यू में ये बोला दैट हमारे पास एक 4 पॉइंट प्रिंसिपल है। ठीक है, 4 PPP है हमारे पास, जिसमें हम ये चाहते हैं सबसे पहली चीज कि ये जो एरा है दिस इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर, ये एरा ऑफ वॉर नहीं है। दूसरा, देयर इज नो सोल्यूशन इन बैटलफील्ड। ठीक है, कि अगर आप बैटलफील्ड पे बात करो, आप जाके हथियार से तोपों से बात करोगे तो तब आपके पास कोई सोल्यूशन नहीं होगा। नेक्स्ट जो उन्होंने बोला है दैट रशिया का पार्टिसिपेशन होना ऑन टेबल ये जरूरी है, क्योंकि जब तक रशिया आपका पार्ट नहीं है तब तक वॉर खत्म ही नहीं होगी। एंड लास्ट में उन्होंने चौथा पॉइंट बोला था दैट इंडिया इज कंसर्न्ड। अब ये 4 पॉइंट्स इनने बोले हैं। ठीक है, ये 4 पॉइंट्स माने रखते हैं अपने आप में, बट प्रॉब्लम ये है कि ये कोई सॉलिड सोल्यूशन भी तो नहीं है। दिस इज जस्ट एन इंटरव्यू टॉक। ऐसा नहीं है कि उन्होंने कुछ एसओपी दी हुई है, उन्होंने एक फ्लो चार्ट बना के दिया है कि हम ये करेंगे ये करेंगे ये करेंगे, ऐसा तो नहीं है। कोई कॉन्क्रीट सोल्यूशन नहीं है अभी तक। नाउ द पॉइंट इज कि ऑथर इज सेइंग यहाँ पे अगर आप देखो, एक क्राइसिस हमारी अपने देश में है, वो है मणिपुर क्राइसिस, और दूसरी क्राइसिस है जो इंटरनेशनल लेवल पे है। यस, डायलॉग एंड डिप्लोमेसी इज द ओनली वे फॉरवर्ड विच वी कैन हैव। एंड वहीं पे ऑथर ये भी बोल रही है कि हम अगर इंटरनेशनल इश्यूज को इतना ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं, तो पहली चीज हमें मणिपुर क्राइसिस को देखना पड़ेगा, और दूसरी चीज हमें पाकिस्तान के साथ जो हमारे रिलेशन है उनको भी देखना पड़ेगा साथ में। बिकॉज अगर आप डायलॉग एंड डिप्लोमेसी बोलोगे तो फिर वहां पे आपको पाकिस्तान को भी ओपन अप करना पड़ेगा, और वहां पे भी आपको डायलॉग एंड डिप्लोमेसी से काम करना पड़ेगा। ठीक है, सो दीज आर सम ऑफ द पॉइंट्स व्हिच ऑथर हाइलाइट्स। यहीं पे अगर हम बात करें तो मेन जो मुद्दे की बात है दैट इज इंडिया का जो यूनिक पोजीशन है डिप्लोमेसी। सबसे पहली चीज है, इंडिया स्ट्रेटेजिकली ऑटोनॉमस नेशन है, इंडिया ने अपनी ऑटोनॉमी बचा के रखी है, और इंडिया ने किसी भी साइड को साथ नहीं दिया, इंडिया न्यूट्रल रहा हमेशा से। ठीक है, इंडिया ने यह भी बोला कि हम जो रशिया के साथ ट्रेड कर रहे हैं, है ना, ये इसलिए नहीं है कि हम प्रॉफिट कर रहे हैं इस ट्रेड से, नहीं, ये हमारी अपनी ऑटोनॉमी बचाने के लिए है। वेस्ट चाहता है कि हम सैंक्शंस लगाए, हम वेस्ट की तरफ ना जाए, इसलिए हम ट्रेड कर रहे हैं, हम अपने ऑटोनॉमस डिसीजन खुद ले रहे हैं। ग्लोबल साउथ कनेक्शन, इफ यू सी इंडिया का जो लोकेशन है, इंडिया ग्लोबल साउथ में है, और ग्लोबल साउथ में इंडिया के टाइज अभी डेवलपिंग नेशंस के साथ काफी अच्छे हैं, इसीलिए इंडिया एक रोल प्ले कर सकता है एज अ मीडिएटर। और हिस्टोरिक लेगेसी जो मैंने आपको बोली, पहले तो नेहरू जी की लेगेसी, और उसके बाद मोदी जी भी ऐसी लेगेसी बनाना चाहेंगे। ठीक है, अगर आप आज की कंडीशन देखो रशिया यूक्रेन वॉर की, तो इट सीम्स दैट रशियन फोर्सेज आर स्टिल इन यूक्रेन, और काफी बड़ा एक पार्ट यूक्रेन का रशिया के पास है। इसके साथ साथ यूक्रेन का रेजिस्टेंस भी अभी खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि रशिया ने अगर यूक्रेन के ये वाले पार्ट्स ले लिए, यूक्रेन ने भी वहीं पे कुर्स्क रीजन में यूक्रेन ने भी हमले किए हैं। ठीक है, यूक्रेन भी पीछे नहीं हट रहा है कुर्स्क के रीजन से, और वहां पे भी जेलेंस्की ने एक्चुअल में वो चीज क्यों की थी, ताकि प्रिजनर्स ऑफ वॉर को एक्सचेंज किया जाए वापस। हाँ, यूएस का इलेक्शन इंपैक्ट यहाँ पे बहुत बड़ा हो सकता है, जहां मैंने बोला आपको कि अगर ट्रंप या हैरिस दोनों में से अगर ट्रंप आया या हैरिस आ गई, तो ट्रंप के आने की वजह से शायद वो यूक्रेन का सपोर्ट पीछे खींच ले, और वो उतना एक्टिवली पार्टिसिपेट ना करे, बिकॉज ट्रंप का मेन मुद्दा है इंटरनल बैलेंसिंग देन ऑफशोर बैलेंसिंग। ठीक है, ऑफशोर बैलेंसिंग ऑफ पावर, ट्रंप डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं होना चाहते हैं, क्रिस्टोफर जेफरलॉट के थॉट प्रोसेस पे वो चलते हैं। एंड वहीं पे हैरिस जो है, शी विल बी ऑन द सेम लाइंस एज बाइडेन वाज। ठीक है, तो व्हाट आर द बेसिक चैलेंजेस जो इंडिया का प्रपोजल है,
क्योंकि अभी तक जितने भी पीस प्रोसेस के प्रपोजल्स आए हैं जो हमने अभी तक डिस्कस किए, बर्गनस्टॉक एंड उसके बाद बाकी सारे प्रपोजल्स, बर्गनस्टॉक का प्रपोजल, पीस प्रोसेस, स्विस पीस समिट, और उसके बाद ब्राजील चाइना जॉइंट प्रपोजल अबाउट डी एस्केलेशन, सारे प्रपोजल्स जो है रिजेक्ट ही किए गए हैं मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स। एंड एक कॉम्प्रहेंसिव प्लान इंडिया के पास भी अभी तक नहीं है। अभी तक अगर हम बात करें तो जयशंकर जी के जो 4 स्टेटमेंट्स हैं उनकी बात करते हैं बस, उसके बाद कुछ और है नहीं कॉन्क्रीट प्रपोजल। जियोपॉलिटिकल एनवायरनमेंट कॉम्प्लेक्स है, और अगर आप देखो तो एक ऐसा मुद्दा है जियोपॉलिटिकली कि आप एक साइड से वेस्ट के साथ डील कर रहे हो और दूसरे साइड से ईस्ट के साथ डील कर रहे हो, और ये दो वो राइवल्स हैं जिनकी लड़ाई बहुत टाइम से चल रही है ना। वर्ल्ड वॉर 1 से लड़ाई चल रही है और उससे पहले से ही लड़ाई चल रही है, और बेसिक लड़ाई आइडियोलॉजी की है, ठीक है। और आइडियोलॉजिकल डिबेट्स को खत्म करना इट्स लाइक इम्पॉसिबल, नियर टू इम्पॉसिबल। तो दिस इज समथिंग व्हिच वेयर इंडिया हैज टू वॉक अ टाइट रोप। Lastly, what India can do is India has a potential to be a peacemaking nation and to play a peacemaker role. सबसे पहले इंडिया एक मैसेंजर का रोल प्ले कर सकता है, दूसरा इंडिया एक होस्ट का रोल प्ले कर सकता है जहां पे ये दोनों नेशंस को बुलाए और जितने भी रिलेवेंट स्टेक होल्डर्स हैं उनको बुलाए और पीस टॉक्स कराए अपने यहाँ, ठीक है। इंडिया एक फैसिलिटेटर का रोल प्ले कर सकता है एंड डायरेक्ट नेगोशिएशंस कर सकता है रशिया और यूक्रेन के बीच में। दीज वर सम ऑफ द की पॉइंट्स अबाउट इंडिया, रशिया एंड यूक्रेन जो सुहासिनी हैदर ने आर्टिकल लिखा था। नेक्स्ट इज अबाउट दी रॉन्ग नोशन, दैट इज कि अभी जो साइमल्टेनियस इलेक्शंस की बात की जा रही है, ये आर्टिकल बोल रहा है दैट ये साइमल्टेनियस इलेक्शंस इनहेरेंटली एंटी फेडरल है। इनहेरेंटली एंटी फेडरल होने का मतलब क्या है कि अगर आप चाहे कुछ भी कर लो, है ना, ये फेडरलिज्म को नुकसान पहुंचाने के लिए ही है। साइमल्टेनियस इलेक्शंस जो है ये फेडरलिज्म को नुकसान पहुंचा के ही रहेंगे। दैट इज व्हाट द एडिटोरियल बेसिकली इज सेइंग ओवर हियर। One thing is this. Second thing is the recommendations of a high-level committee which was formed by under the chairmanship of President Ramnath Kovind जी। उनकी प्रेजेंस में जो ये कमेटी बनी थी, इन्होंने बोला क्या, सबसे पहले हम लोकसभा, स्टेट असेंबलीज, इनके इलेक्शंस कराएंगे साथ साथ में, और उसके बाद 100 डेज के अंदर अंदर हम म्युनिसिपल कमिटीज एंड पंचायत पोल्स कराएंगे। दो चीजें। थर्ड जो इसके बाद बात हो रही है कि अब ये बताइए कि इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कॉस्ट ऑफ कंडक्टिंग दीज इलेक्शंस। मेन मुद्दे की बात यह है, दो रीजन जो यहाँ पे दिए जा रहे हैं कि कॉस्ट, जो इलेक्शन का खर्चा आता है, इलेक्शन कराने का खर्चा आता है, वो कम हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे ऑथर बोल रहे हैं कि इसका हमारे पास कोई एम्पिरिकल एविडेंस नहीं है, हमारे पास कोई फैक्ट नहीं है, क्योंकि जो यहाँ पे बोला जा रहा है कि इलेक्शन में एक्सपेंसेस इसलिए हो रही है क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो कंटिन्यूअसली कैंपेनिंग मोड पे ही रहती है। जो पॉलिटिकल पार्टीज के लोग हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स हैं, वो भी कंटिन्यूअसली कैंपेनिंग ही करते रहते हैं। बट अगर आप एक्चुअल में देखो तो ये चीज करना जरूरी भी होता है पार्टी के चीफ लीडर्स के लिए, और वो तब भी करते रहेंगे। और अगर आप जनरल असेंबली की बात करो तो 5 साल में एक बार इलेक्शन होता है, बट उसकी कैंपेनिंग और उसका काम भी 2 साल तक चलता है, ठीक है। फेजेस में इलेक्शन होता है और इलेक्शन का प्रोसेस ही इतना लंबा है, और इलेक्शन से पहले कैंपेनिंग तो 2 साल पहले स्टार्ट हो जाती है। अगर आप ये 2024 वाला इलेक्शन भी देखो तो 2024 वाले इलेक्शन की भी 2022 से ही तैयारी चल रही थी, ठीक है। नेक्स्ट इज दी जो दूसरा यहाँ पे बात की जा रही है वो ये है कि जो इलेक्शन फाइट करने वाली पार्टीज है उनका टाइम बचेगा, और जो हमारा हर 2 साल में 3 साल में इलेक्शन हो रहा है वो खत्म हो जाएगा, और उससे हमारी कॉस्ट कटिंग हो जाएगी, रिसोर्सेज हमारे बच जाएंगे। दिस इज वन ऑफ द रिकमेंडेशंस कि जो स्टेट असेंबली डिसॉल्व हो जाएगी, ठीक है। आप समझो इस चीज को, स्टेट असेंबली का टाइम था 5 साल का, ठीक है, ये इस साल बनी 1 2 तीसरे साल ये डिसॉल्व हो गई। अब बोला ये जा रहा है तीसरे साल जब डिसॉल्व हो गई तो दूसरी इलेक्शन जो दूसरी असेंबली बनेगी वो 1 2 साल चलेगी और 5वें साल दोबारा इलेक्शन कराने पड़ेंगे। अब यहाँ पे भी तो 2 बार इलेक्शन हो रहा है, तो कॉस्ट कटिंग जो होने वाली थी वो तो नहीं हुई। Therefore, author says that this is particularly anti-federal in nature, ठीक है। नेक्स्ट इज दैट देयर विल बी वैरिड वोटर चॉइसेस, क्योंकि ये चीज हमने कल भी डिस्कस की थी कि जितना आप ज्यादा सेंट्रलाइज करोगे इस प्रोसेस को, उतना ही ज्यादा वोटर्स जो है वो नेशनल एजेंडा को लेके ज्यादा कॉन्शियस हो जाएंगे और नेशनल एजेंडा पे वोट करना स्टार्ट करेंगे, और जो लोकल और रीजनल पार्टीज है वो खत्म हो जाएंगी, ठीक है। एंड दैट विल हैपन कि जो नेशनल रिप्रेजेंटेटिव्स है वो फिर फॉर एवर के लिए कैंपेनिंग मोड में ही रहेंगे जैसे वो आज है। और जो हम बोल रहे हैं कि गवर्नेंस पे काम किया जाएगा और गवर्नमेंट का काम छोड़ दिया जाएगा। इलेक्शन मतलब गवर्नमेंट बनाने पे काम नहीं होगा, बल्कि गवर्नेंस पे, गवर्नमेंट चलाने पे काम होगा, ठीक है। ध्यान ज्यादा वहां जाएगा और टाइम ज्यादा बचेगा, इन इलेक्शन बॉडीज का, पार्टीज का टाइम बचेगा। तो बात यहाँ पे ये की जा रही है कि ऐसा तो नहीं होने वाला है। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अगर आप बात करो ना इन सब चीजों की, बात ये होगी असल में कि जहां पे आप एक पार्टी को फ्री कर रहे हो 5 साल के लिए, वहीं पे आप उसी पार्टी के कुछ मेंबर्स को बिल्कुल डेजिग्नेट कर रहे हो आप, क्या आपको बराबर 5 साल कैंपेनिंग करनी है, ठीक है। और जो आप बोल रहे हो मल्टी टायर इलेक्शन या मल्टी टायर इलेक्टोरल रोल्स या मल्टी टायर इलेक्टोरल कैंपेन्स को आप एक जगह लेके आओगे, एक जगह स्ट्रीमलाइन करोगे, और ये मल्टी टायर इलेक्शन कैंपेनिंग जो है, मल्टी टायर इलेक्शंस जो है, ये आप खत्म कर दोगे। हर जगह पे एक ही बार इलेक्शन होगा, चाहे वो टॉप से लेके बॉटम तक हो, पार्लियामेंट से लेके पंचायत तक, हर जगह एक ही इलेक्शन होगा।
दिस इज समथिंग विच इज एंटी फेडरल इन नेचर विच द ऑथर सेज ओवर हियर। साइमल्टेनियस इलेक्शंस का जो ये प्रपोजल है, गवर्नमेंट का आर्ग्यूमेंट है कि ये कॉस्ट रिड्यूस करेगा और गवर्नेंस को इंप्रूव करेगा, बट देयर इज लैक ऑफ एविडेंस, एम्पिरिकल डेटा नहीं है हमारे पास। एंड फेडरल स्ट्रक्चर के कंसर्न्स ये है कि इससे हमारा फेडरल सिस्टम जो है वो अंडरमाइन होने का खतरा है, ठीक है, बिकॉज वोटर्स दे विल फर्स्ट ऑफ ऑल प्रायोरिटाइज द नेशनल एजेंडाज। एंड उसके बाद होगा ये भी दैट अगर आप देखो तो कॉस्ट इंप्लीकेशंस में सबसे पहले, अगर जो मैंने अभी बोला कि अगर आप स्टेट असेंबली को पहले ही डिसॉल्व करते हो तो जो आपने कॉस्ट सेव किया था वो तो आपको दोबारा लगेगा। फेडरल स्ट्रक्चर का इंपैक्ट अगर आप देखो तो फेडरल स्ट्रक्चर पे इंपैक्ट पड़ेगा, क्योंकि आप स्टेट और लोकल गवर्नेंस की इंपॉर्टेंस खत्म कर रहे हो और आप सेंट्रलाइज कर रहे हो पूरे के पूरे पावर को, ठीक है। तो ये पावर सेंट्रलाइजेशन इज नॉट समथिंग विच इज डिजायरेबल टू इंडियाज फेडरल इकोसिस्टम। वी नीड टू प्रिजर्व इंडियाज डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर। हाउ वी कैन प्रिजर्व इट? बाय डाइवर्सिफाइंग द वोटर चॉइसेस फर्स्ट। जितना आप ज्यादा डाइवर्सिफाई करोगे वोटर की चॉइसेस को, उतना ज्यादा डेमोक्रेटिक इलेक्शन आपके पास आएगा। क्यों? सी, जितना चॉइसेस रेस्ट्रिक्ट होती जाएंगी, इसका मतलब क्या है कि आप फोर्सफुली एक इंसान को बोल रहे हो कि उसको चूज क्या करना है, उसकी चॉइस को रेस्ट्रिक्ट कर रहे हो। अगर चॉइस रेस्ट्रिक्ट हो गई तो दैट इज समथिंग विच इज इरोडिंग द एसेंस ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है। डेमोक्रेटिक एसेंस को खत्म कर दिया जाता है वहां पे जहां पे चॉइसेस खत्म हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट इज डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ सिस्टम, जिसपे इतने साल से काम किया जा रहा है। 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से जब से काम किया जा रहा है डिसेंट्रलाइजेशन पे एंड इंडिया की डाइवर्सिटी को समझने के लिए, ये काम सारा फिर उल्टा पड़ जाएगा। जितना भी आज तक काम हुआ पड़ा है वो उसको करने का कोई फायदा नहीं होगा। आज तक जितना इंप्लीमेंटेशन किया हमने 73rd और 74th का टू रीजनलाइज एंड डिसेंट्रलाइज दी डेवलपमेंटल एजेंडाज, तो वो शायद थोड़ा बहुत हैम्पर हो जाएगा। सिविल सोसाइटी का यहाँ पे बहुत ज्यादा रोल है, बिकॉज सिविल सोसाइटी इज दी वन जो रिजेक्ट भी कर सकते हैं और एक्सेप्ट भी कर सकते हैं इस एजेंडा को कि हमें वन नेशन वन इलेक्शन करना है या नहीं, बिकॉज दिस इज ऑल विच सिविल सोसाइटी इज गोइंग टू डिसाइड एट लार्ज, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो ये एडिटोरियल है, ये ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर एंथनी एल्बनीज ने ये लिखा हुआ है। एंड एंथनी एल्बनीज यहाँ पे एक पॉइंट हाईलाइट कर रहे हैं। सबसे पहली चीज कि क्या हम और उन्होंने यहाँ पे बोला है कि हम ये चाहते हैं ऑस्ट्रेलिया में कि ये जो बच्चे हैं हमारे 16 साल के बच्चे, 16 ईयर्स, ठीक है, 16 साल के जितने भी बच्चे हैं, अगर वो 16 साल से छोटे हैं तो उनका जो सोशल मीडिया है वो रेस्ट्रिक्ट किया जाए, ठीक है। अब बात यहाँ पे ये है कि क्या ऐसा सच में हो सकता है, और अगर ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है या बाकी सारे नेशंस में हो रहा है तो क्या इंडिया में भी ऐसा किया जा सकता है? तो सबसे पहली चीज है, यहाँ पे हमारे पास दो ऑथर्स है, वन इज अमांडा एंड अनदर इज अपराजिता भारती। अमांडा, शी इज in Australia, she is a professional research fellow in Digital Social and Cultural Research Institute, ठीक है, in the Western Sydney University, while as जो हमारी अपराजिता भारती है, she is someone from the Young Leaders for Active Citizenship, a Delhi based public policy firm, ठीक है। तो एक ऑथर हमारी यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया से है और दूसरी इंटरव्यू हमारी यहाँ पे इंडिया से है। तो हम दोनों के पर्सपेक्टिव समझते हैं, ठीक है। सबसे पहली चीज जो अमांडा है ये हाईलाइट कर रही है कि ऑस्ट्रेलिया में ऐसा डिबेट क्यों छिड़ा हुआ है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में अगले साल 2025 में आने वाले इलेक्शंस, ठीक है। और इलेक्शंस की अगर आप बात करो तो वहां पे इलेक्शंस में जो मेन रोल प्ले कर रहा है वहां पे दैट इज मेटा, ठीक है। और ये यहाँ पे बोल रही है कि पेरेंट्स को और डिफरेंट डिफरेंट अपील्स देने के लिए, डिफरेंट चॉइसेस देने के लिए ये सब चीजें की जा रही है कि हम ये वाली चीज करेंगे, हम बच्चों को रेस्ट्रिक्ट करेंगे, हम सोशल मीडिया रेस्ट्रिक्ट करेंगे एंड व्हाट नॉट। दीज रिफॉर्म्स आर बीइंग हीटेड अप, डिबेट हैज हीटेड अप, व्हाई? बिकॉज ऑफ द ऑस्ट्रेलियाज अपकमिंग फेडरल इलेक्शंस, वन थिंग। Next is, she says that Meta has declared that it will no longer pay money to news agencies in order to distribute news content. So government is keen to keep Murdoch empires happy. Why? Because जब तक सोशल मीडिया आपके लिए फ्री नहीं है, जब तक सोशल मीडिया पैसे नहीं कमा रहा है, अगर आप सोशल मीडिया एक ऐसा काम कर रहा है कि वो फ्रीली न्यूज भी नहीं बांट रहा है, उन्होंने बोल दिया है कि उन्होंने न्यूज एजेंसीज को बोल दिया जब तक आप पैसे नहीं दोगे तब तक हम न्यूज नहीं बांटेंगे, तो वो न्यूज होती क्या है असल में? वो मेन गवर्नमेंट का एजेंडा होती है, मेन पार्टी का एजेंडा होती है। तो दैट इज द मेन थिंग। अब इस डिबेट में हमें नहीं पढ़ना है कि वो लोग वहां पे क्या कर रहे हैं, हमें ये देखना है कि क्या सच में सोशल मीडिया बच्चों के लिए हानिकारक है, क्या सच में सोशल मीडिया हमें भी बैन करना चाहिए अपने बच्चों के लिए। तो अपराजिता यहाँ पे हाईलाइट कर रही है हमारी डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023, ठीक है, जो इंडिया का है, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023, ठीक है। एंड शी सेज दैट ये जो हमारा एक्ट है, इस एक्ट के अंदर चिल्ड्रन कैन एक्सेस एनी प्लेटफॉर्म विच कलेक्ट्स देयर पर्सनल डेटा बट ओनली आफ्टर दे गेट वेरीफाइड थ्रू अ पेरेंटल कंसेंट। जब तक पेरेंट का कंसेंट नहीं होगा, अगर आप 18 साल से कम एज के हो तो आपको नहीं अलाउ किया जाएगा इस किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर, ठीक है। एंड अपराजिता यहाँ पे ये भी बोल रही है कि बैन जो है वो बहुत ही हार्ड है इन्फोर्स करना,
किसी भी चीज को बैन करना बहुत डिफिकल्ट होता है। आप हम पुरानी एग्जांपल्स ले लो, बिहार में अल्कोहल बैन है, बट एवरीवन नोज कि वो वायलेट हो रहा है, वो बैन वायलेट हो रही है। वैसे ही बहुत जगह पे बहुत सारी चीजें बैन हो जाती है, बट वो चीजें वायलेट हो जाती है, वो बैन लगता ही नहीं है। और वहीं पे अगर आप देखो तो साउथ कोरिया में एक लॉ है जिसका नाम है सिंड्रेला लॉ। ठीक है, सिंड्रेला लॉ जो साउथ कोरिया का है, इट हैज बैंड दी गेमिंग फॉर चिल्ड्रंस फ्रॉम 12 इन द नाइट टिल 6 इन द मॉर्निंग। जितनी भी गेमिंग इंडस्ट्री है, गेमिंग के जितने भी प्लेटफॉर्म्स है, वो बच्चों के लिए बंद कर दिए जाते हैं 12 बजे के बाद। ये साउथ कोरिया में होता है। प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है? प्रॉब्लम ये है कि बच्चे बताते ही नहीं है हम बच्चे हैं। वो आइडेंटिटी थेफ्ट हो रहा है वहां पे। वो लोग किसी अपने पेरेंट की, अपने किसी दूसरे इंसान की आइडेंटिटी चुरा लेते हैं, उनके नाम पे अकाउंट खोल लेते हैं, उनके डॉक्यूमेंट्स दे के अकाउंट खोल लेते हैं। ठीक है, अब अगर आप इंडिया की बात करो तो इंडिया की बात कुछ ऐसी है कि 80% ऑफ द चिल्ड्रन दे हेल्प देयर पेरेंट्स टू नेविगेट थ्रू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स बिकॉज पेरेंट्स डू नॉट नो हाउ टू यूज इट। एंड इफ यू टॉक अबाउट एनएसएसओ सर्वे, तो एनएसएसओ सर्वे सेज दैट only 40% of Indians know how to copy or move files on a computer। तो ये तो हमारी हालत है अभी इस चीज में। हाउ कैन वी इंश्योर दिस थिंग कि पेरेंट्स हमारी हेल्प करेंगे बच्चों को सोशल मीडिया कंट्रोल करने में? सो इज इट पॉसिबल इन इंडिया? इट कुड बी पॉसिबल, बट इट इज समथिंग विच इज हार्ड टू इंप्लीमेंट। ठीक है, जो इंप्लीमेंट करना बहुत मुश्किल है। अमांडा सेज दैट व्हाट वी कैन डू इज वी कैन चेक व्हाट इज द कॉन्वर्सेशन एट होम। क्योंकि अगर आप देखो, आप बच्चों को कितना ही बोलो, गांधी जी अगर बच्चों को कितना ही बोलते उस बच्चे को कि आप चीनी मत खाओ, वो बच्चा फिर भी खाता, क्योंकि वो खुद नहीं कर रहे थे। वैसे ही यहाँ पे बोला जा रहा है, पेरेंट्स जो अपने बच्चों के रोल मॉडल्स होते हैं, अगर वो अपना फोन छोड़ दे, अगर वो गेम खेलना छोड़ दे, सोशल मीडिया छोड़ दे, फोन से चिपकना छोड़ दे। ठीक है, अगर आप यहीं पे एग्जांपल देख लो तो ये जो यहाँ के पीएम है, ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर एंथनी एल्बनीज, ये खुद बोल रहे हैं फोन बंद करो, बट पीछे इनके इन्हीं का कलीग है कोई जो फोन चला रहा है। ठीक है, आप अंडरस्टैंड इट। तो ये वही बात है कि आप अपने बच्चों को बोल रहे हो कि फोन मत चलाओ, फोन मत चलाओ, बट वहीं पे आपके बच्चे आपको देख के ही देख रहे हैं कि खुद तो फोन चला रहे हैं। तो आप अपने बच्चों के रोल मॉडल इसी तरीके से बनते हो। सो देयरफॉर व्हाट दी सजेशंस आर कि जैसे फ्रांस में भी एक लॉ है, फ्रांस में लॉ है कि 16 साल का बच्चा अगर इन्फ्लुएंसर है और वो पैसे कमा रहा है, तो उन पैसों का एक्सेस उसके पेरेंट्स को नहीं मिलेगा जब तक बच्चा 16 साल का नहीं होता। अगर 16 साल से छोटा बच्चा है और वो पैसे कमा रहा है सोशल मीडिया के थ्रू और वो इन्फ्लुएंसर है, तो उन पैसों का एक्सेस पेरेंट्स को नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि कहीं कहीं पे ये भी देखा गया है कि पेरेंट्स जो है वो अपने बच्चे को फोर्सफुली इन्फ्लुएंसर बना रहे हैं। ठीक है, और वहीं पे यहाँ पे बात की जा रही है कि एक ऐसा भी एक्ट है यूके में, यूनाइटेड किंगडम में, एज अप्रोप्रिएट डिजाइन कोड यूके, विच हैड इट्स रियल इंपैक्ट ऑन द प्लेटफॉर्म्स। कैसे? बिकॉज इट मेड चेंजेस इन द बिहेवियर so that children have better default settings on the joint platforms। ठीक है, और इस एक एक्ट की वजह से यूके में जो एज अप्रोप्रिएट डिजाइन कोड आया, इस एक एक्ट की वजह से सारी की सारी कंपनीज, इवन मेटा, गूगल, टिकटॉक, स्नैपचैट, सबको चेंजेस करनी पड़ी अपनी चाइल्ड सेफ्टी और प्राइवेसी को लेके, और 128 चेंजेस लेके आना पड़ा। और वैसे ही हम भी कर सकते हैं और ये चीजें हम भी सीख सकते हैं अपने यहाँ के लिए। आज का जो मेन क्वेश्चन ऑफ द डे है वो भी इसी बात पे होगा, दैट हाउ वी कैन हेल्प आवर स्टूडेंट्स and the younger generation and the children to be aware and save themselves from social media। पहला ऑस्ट्रेलिया का प्रपोजल है, दूसरा पेरेंट ग्रुप का कंसर्न, दैट इज पेरेंट्स कॉल फॉर टेक कंपनीज टू टेक मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ऑनलाइन सेफ्टी। ठीक है, पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है पेरेंट्स की, दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कंपनीज की, और तीसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है गवर्नमेंट की। बिकॉज गवर्नमेंट्स मूव इन केस ऑफ ऑस्ट्रेलिया इज बेसिकली, गवर्नमेंट ने वहां पे क्यों ही ऐसा स्टेप लिया है? क्योंकि उनके अपने वेस्टेड इंटरेस्ट है उसमें। अगर आप बात करो तो सोशल मीडिया एज रेस्ट्रिक्शंस की अगर आप बात करो, सबसे पहले इंडिया में शेयर डिवाइस यूजेज है। घर पे एक फोन होता है 2-3 लोग के पास। ठीक है, हर कोई यूज कर रहा होता है, और वहीं पे अगर आप उस डिवाइस पे एज लिमिट रेस्ट्रिक्शंस लगाना चाहो तो वो नहीं लग सकती, क्योंकि कभी कभी मम्मी भी यूज कर लेती है और कभी कभी बच्चे भी यूज कर लेते। वहीं पे लो डिजिटल लिटरेसी है, पेरेंट्स को आता ही नहीं है फोन चलाना, तो वो फोन पे पेरेंटल लॉकिंग लगाएंगे कैसे? एंड देयर आर बाईपास मेथड्स ऑल्सो। चिल्ड्रन तो इजीली वो बाईपास कर लेते हैं रेस्ट्रिक्शंस को, एज रेस्ट्रिक्शंस को। वहीं पे अगर आप देखो तो पेरेंट्स की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है यहाँ पे। फिर प्लेटफॉर्म्स कुछ करे या ना करे, गवर्नमेंट कुछ करे या ना करे, यहाँ पे जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो है पेरेंट्स की। पेरेंट्स को चाहिए कि वो एक अपने चिल्ड्रन की एक्टिविटीज को, अपने बच्चों की एक्टिविटीज को रेगुलेट करे, मैनेज करे, और अवॉइड योर चिल्ड्रन फ्रॉम ओवर शेयरिंग ऑन सोशल मीडिया। अंडरस्टैंड द लॉन्ग टर्म इंप्लीकेशंस ऑफ लॉन्ग टर्म यूज ऑफ सोशल मीडिया। वहीं पे प्लेटफॉर्म्स की भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सेफ स्पेसेस प्रोवाइड करे सबके लिए, प्राइवेसी कंट्रोल्स इंप्लीमेंट करे और क्लियर अपनी गाइडलाइंस को रखे।
व्हेन इट कम्स टू द यूजेज ऑफ दी डिवाइसेस एंड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। वहीं पे यूके का डिजाइन कोड, एज अप्रोप्रिएट डिजाइन कोड, जो मैंने बोला आपको, इंडिया में रेगुलेटरी गैप्स है, ठीक है, बिकॉज वी नीड टू अडेप्ट टू द न्यू लॉज, वी नीड टू फ्रेम न्यू लॉज सो दैट वी इंप्लीमेंट द चाइल्ड सेफ्टी इन आवर लॉज, ठीक है। नेक्स्ट इज टेक कंपनीज की ट्रांसपेरेंसी होनी जरूरी है। देयर आर ऑल्टरनेटिव्स टू सोशल मीडिया बैन, लाइक बैन करने से अच्छा ये है कि हम इसकी सेफ्टी बढ़ाए, हम डिजिटल लिटरेसी, डिजिटल एजुकेशन बढ़ाए, और एज अप्रोप्रिएट फीचर्स को रेगुलेट करे कौन, प्लेटफॉर्म्स खुद से। जब वो रेगुलेट करेंगे तब हमारे पास बैन लगाने की अवसर ना होंगे, और बैन लगाना जरूरी नहीं होगा, ठीक है। अच्छी चीज है सोशल मीडिया, और बच्चे एक्सेस करेंगे तो ज्यादा बेहतर है, बट हाँ वहीं पे जहां पे खतरा है वहां रेगुलेट करने की जरूरत है। सो वी नीड टू बैलेंस बोथ ऑनलाइन सेफ्टी एंड डिजिटल एंगेजमेंट। ऐसे काम करना कि आप बच्चों को बोल रहे हो सबसे पहले कि जैसे हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, ठीक है, 2020, इसके अंदर साफ लिखा हुआ है कि हम एजुकेशन सेक्टर को डिजिटलाइज करना चाहते हैं, ठीक है, साफ है, डिजिटल एजुकेशन। आप AI ML प्रोग्रामिंग बचपन से ही, रोबोटिक्स बच्चों को सिखाना चाहते हो, और दूसरी तरफ से आप उनका बोल रहे हो कि नहीं आप डिजिटल एंगेजमेंट करो ही मत। तो दीज आर सम ऑफ द इश्यूज जो हम नहीं कर सकते, हम ऐसे हिपोक्रेटिक नहीं हो सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए ऑनलाइन सेफ्टी एंड डिजिटल एंगेजमेंट दोनों को बैलेंस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। देयर शुड बी किड फ्रेंडली एनवायरमेंट्स एंड प्लेटफॉर्म्स, देयर शुड बी ओपन डायलॉग इन फैमिलीज ऑल्सो, कि कैसे होता है, रिस्क क्या है सोशल मीडिया यूज करने का, अगर किसी ने फोटो पोस्ट की है, अगर किसी ने इंफॉर्मेशन पोस्ट की है अपनी, अपने घर की, है ना, तो वो सब चीजें समझ के इंसान इस चीज पे डिबेट करे अपने घर पे, बच्चों को समझाए, अपने घर वालों को समझाए, और धीरे धीरे अवेयरनेस बढ़ाए घर में, और तभी जाके जितने भी बच्चे होंगे आपके घर में, वो अगर सोशल मीडिया एक्सेस कर भी रहे हैं तो आपकी निगरानी में कर रहे हैं तो ज्यादा बेहतर है। नेक्स्ट जो हमारा एडिटोरियल है ये बात कर रहा है श्रीलंका की, और यहाँ पे बात हो रही है कि श्रीलंका के जो पोल्स है, श्रीलंका का जो इलेक्शन अभी हुआ है, इसमें जो सेंटर स्टेज था वो इकोनॉमी ने लिया, ठीक है। मेन यहाँ पे जो मुद्दा था वो इकोनॉमी का था। वाई? बिकॉज इट इज बीइंग सेड, श्रीलंका का जो ये प्रेसिडेंशियल इलेक्शन था, जो अभी था नहीं, अभी है, सितंबर 21 को स्टार्ट होने वाला है। आप स्टार्ट से लेके अभी तक की अगर बात करो तो जो वहां के लोग हैं, वहां के लोगों का जो अभी मेन कंसर्न है वो दो तीन चीजें हैं। पहला, सिविल वॉर को खत्म करना, टेररिज्म को खत्म करना, गुड गवर्नेंस लेके आना, और नेशनल सिक्योरिटी सबसे प्राइम मोस्ट वहां पे जो एजेंडाज है। नेशनल सिक्योरिटी के साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो वहां पे मेन मुद्दे की बात है वो है इकोनॉमिक रिकवरी। अगर आप 2022 की बात करो, 2022, तो श्रीलंका में असल में हुआ क्या, वहां पे देयर वाज अ क्लासिक ट्विन डेफिसिट प्रॉब्लम, जो एक्चुअल में जब 2022 में वहां के प्रेसिडेंट थे गोटाबया राजपक्सा, ही रिस्टोर्ड टू रैश पॉलिसी डिसीजंस। व्हाट ही डिड, उन्होंने सबसे पहले तो बैन कर दिया केमिकल फर्टिलाइजर्स को, टोटल बैन। उसके बाद ही फेल्ड टू डिवाइस अ प्लान टू मीट हिज डेट रीपेमेंट्स, जो उसने कर्जा ले रखा था वो वापस पे नहीं कर पाया, और उसके साथ साथ जो उसके फॉरेन रिजर्व्स थे वो भी खत्म होना शुरू हो गए, और उसके बाद पैंडेमिक आ गया, और पैंडेमिक ने और ज्यादा पॉलिसी खराब कर दी, सिचुएशन खराब कर दी। एंड इफ यू सी इन अप्रैल 2022 श्रीलंका अनाउंस्ड दैट इन्होंने लास्ट में फॉरेन लोन्स की तरफ मदद लेना स्टार्ट कर दिया, और उन्होंने बोला कि हमें लोन चाहिए फॉरेन इंस्टीट्यूशन से, IMF से हमें लोन चाहिए, बाकी सारे इंस्टीट्यूशन से लोन चाहिए, बिकॉज हमारे पास अब और कोई तरीका बचा नहीं है, दिस इज द लास्ट रिजॉर्ट वी हैव, ठीक है। और इसके बाद हुआ क्या, इसके बाद हुआ ये कि इंपोर्ट रिलायंट कंट्री बन गया कौन, श्रीलंका, बिकॉज इट रैन आउट ऑफ डॉलर्स। अब इसके पास एसेंशियल सप्लाईज के लिए भी पैसा नहीं था कि ये फ्यूल, गैस शॉर्टेज, और खाना, मेडिसिन, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब चीजें अपने सिटीजन्स को दे पाए, ये भी इनके पास पैसे नहीं थे। तो इतना सब होने के बाद अब जो बात आ रही है वो ये है कि नए जो प्रेसिडेंट है और नया जो इलेक्शन है वो किस बेसिस पे हो सकता है और कैसे होगा। श्रीलंका has faced crucial presidential election, is about to face crucial presidential election in September 2024, क्योंकि इससे पहले क्राइसिस हुआ था 2022 से, अभी तक क्राइसिस के सहारे ही चल रहा है, ये देश पूरा खाली पड़ा हुआ है। 2022 में इकोनॉमिक क्राइसिस आया था, मेन जो रीजन था वो पॉलिसी डिसीजंस थे गोटाबया राजपक्सा के, टू बैन द केमिकल फर्टिलाइजर्स, टू गो फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग, एंड देन डिफॉल्ट्स हो गए, शॉर्टेज हो गए, पैसे नहीं दे पाए वापस, जो लोन लिया था उसका पैसा वापस नहीं कर पाए, और उसकी वजह से डिफॉल्ट कर गए। नाउ द पॉइंट वाज कि गोटाबया राजपक्सा को हटा के उस टाइम पे नए प्रेसिडेंट रनिल विक्रमसिंघे को लेके आ गए। बट द पॉइंट इज, अब जो इलेक्शन होने वाला है उसमें इकोनॉमी का कितना रोल है। अगर आप यहाँ पे देखो, IMF ने उस टाइम पे इंटरवीन किया। सबसे पहले IMF ने $3 बिलियन का एक EFF दिया, दैट इज एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी, 2023 में दिया, to restore the macroeconomic stability and debt sustainability of श्रीलंका। गवर्नमेंट ने भी कुछ मेजर्स लिए श्रीलंका में,
जैसे उन्होंने टैक्स कम किया, ये टैक्स जो खत्म किया था, टैक्स जो अबॉलिश किया था, उस टैक्स को वापस इंप्लीमेंट किया। उन्होंने मार्केट प्राइसिंग, फ्यूल, एनर्जी और स्टेट ऑन्ड एंटरप्राइजेस में रिफॉर्म्स लेके आ गए, लेजिस्लेटिव चेंजेस लेके आ गए और 42 लेजिस्लेटिव अमेंडमेंट्स लेके आ गए फॉर इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन। वहीं पे डेट रिस्ट्रक्चरिंग की। डेट रिस्ट्रक्चरिंग का मतलब क्या है कि जितना कर्जा लिया हुआ था, फॉर एग्जाम्पल अगर किसी इंसान ने 100 रुपीज का कर्जा लिया हुआ था और इस पे उसको 10 रुपए का इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा था और 10 रुपए का प्रिंसिपल अमाउंट पे करना पड़ रहा था, तो उसके हर साल या हर मंथ 20 रुपीज का ईएमआई बन रहा था। ठीक है, तो अब वो ये नहीं दे पा रहा है और ये पेंडिंग है पिछले बहुत 1-2 साल से। तो जितना भी टोटल ये अमाउंट बनेगा, जितना भी पेंडिंग अमाउंट है, जितना इंटरेस्ट का अमाउंट है, जितना प्रिंसिपल का अमाउंट पेंडिंग है, ये सारा मिला के उस चीज को दोबारा से रिस्ट्रक्चर किया जाएगा और नई ईएमआई बनाई जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल टोटल मिला के इसका 300 रुपए हो गया था, इंटरेस्ट जो पड़ा हुआ था 1-2 साल का, और जो प्रिंसिपल था 100 रुपए, ये दोनों मिला के 300 रुपए इसका कर्जा हो गया था टोटल मिला के। अब उसकी दोबारा से जो है नए से ईएमआई चलेंगी, जैसे 30 रुपए की ईएमआई उन्होंने बना दी इसकी और बोला अब तुम पे करना स्टार्ट करो, दैट इज दैट रिस्ट्रक्चरिंग। बाइलेटरल लोन्स इन्होंने जनरेट किए, कहां से जनरेट किए? सबसे पहली चीज थी ऑफिशियल क्रेडिटर कमेटी, जो रिस्ट्रक्चर करके इन्होंने $5.8 बिलियन का लोन उठाया बहुत सारी जगहों से, इंडिया से भी, बाकी जगहों से। ठीक है, चाइना से तो ले ही रहे थे, बट जापान से थोड़ा बहुत लोन मिला इनको। चाइना के साथ जो एग्रीमेंट था डेट ट्रीटमेंट का, उसको भी अलग कर दिया और चाइना को बोला ठीक है हम धीरे धीरे वापस दे देंगे तुम्हारा लोन। सॉवरेन डेट जो नेशन ने टोटल मिला के उठाया उस टाइम पे फ्रॉम इंटरनेशनल सॉवरेन बॉन्ड होल्डर्स इज अराउंड $14.2 बिलियन। एंड डोमेस्टिक डेट जितना भी था, डोमेस्टिक लोन्स जितने भी दिए हुए थे उस टाइम तक, उनको भी रिस्ट्रक्चर किया और सुपर एनुएशन ऑफ सम ऑफ द फंड्स वाज डन थ्रू सुपर एनुएशन फंड्स। नाउ द पॉइंट इज कि श्रीलंका की रिकवरी कितनी हुई? स्टेट रेवेन्यू 8% से 11% हो गया और इन्फ्लेशन 70% से लेके अब नीचे आ गई है, 5.9% इन्फ्लेशन है अभी करंटली श्रीलंका की। वहीं पे अगर आप एक्सपेक्टेड ग्रोथ की बात करो तो 2024 में 2 से 3% का ग्रोथ होने वाला है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी आया है काफी सारा, $1.5 बिलियन का फॉरेन इन्वेस्टमेंट आया है, टूरिज्म आया है $2 बिलियन का। तो ये सब चीजें हैं जो इकोनॉमी को दिखा रहा है श्रीलंका की हमें वापस आ रही है, वापस ठीक हो रहा है श्रीलंका का क्राइसिस। टूरिज्म एंड रेमिटेंस की बात करो तो काफी हद तक बढ़ गया है टूरिज्म, और रेमिटेंसेस भी बढ़ी है, रिजर्व्स भी बढ़े हैं। ठीक है, तो द पॉइंट इज कि अगर आप सही रिफॉर्म्स लो और सही टाइम पे रिफॉर्म्स लो, देन ओनली अ कंट्री कैन बी सेव्ड। ठीक है, और ये एक प्राइम केस स्टडी है श्रीलंका टू अंडरस्टैंड चाइनाज डेट ट्रैप पॉलिसी। ठीक है, नेक्स्ट एंड टू अंडरस्टैंड you can say ill decision making by political leadership। ठीक है, गलत डिसीजंस लेना और गलत डिसीजंस में फंस जाना, ये है वो चीजें। अगर आप देखो इस क्राइसिस की वजह से लोगों को बहुत ज्यादा नुकसान झेलने को पड़ा है, बहुत उनको मुश्किलें आई है। फूड सिक्योरिटी, जॉब लॉस हो गया, 5 लाख से ज्यादा लोगों का जॉब लॉस हो गया, इनक्वालिटी बढ़ गई, पॉवर्टी डबल हो गई, इलेक्ट्रिसिटी का टैरिफ, फूड इनसिक्योरिटी बहुत ज्यादा बढ़ गया, मैल न्यूट्रिशन बढ़ गया। तो ये सब चीजें, दीज वर द इम्पैक्ट्स ऑफ ऑल ऑफ दिस क्राइसिस। हाउस होल्ड इकोनॉमिक स्ट्रगल्स आ गए क्योंकि हर हाउस होल्ड का डेट यहाँ बढ़ गया, बिकॉज अराउंड 55% of the households are indebted currently. 55% of the people have multidimensional vulnerability. Multidimensionally they are vulnerable, 55% of the people. इनकम हाउसहोल्ड्स की डिक्रीज हो गई है बाई 60%। वहीं पे अगर आप बात करो तो एक्सपेंसेस बढ़ गए हैं बाई 91%। तो ये सारी प्रॉब्लम्स जो है किनको होती है? लोकल और हाउस होल्ड लेवल पे ये प्रॉब्लम्स हो रही है। कहाँ पे? श्रीलंका में हुई है आज तक। तो द सोल्यूशंस आर देयर एंड द प्रॉब्लम्स आर आल्सो देयर। नाउ द पॉइंट इज कि ये एडिटोरियल बेसिकली हमें बता रहा था कि जितना भी यहाँ पे इम्पैक्ट हुआ है लोगों का इन्फ्लेशन का, ये एक मेन रीजन हो सकता है आने वाले इलेक्शन का। क्या आने वाले इलेक्शन में अब किसकी जीत हो सकती है? दैट इज समथिंग वी नीड टू सी फॉर आवरसेल्व्स एंड वी नीड टू वेट फॉर दैट। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है, इट टॉक्स अबाउट इंडिया has abstained itself from voting on United Nations General Assembly resolution। यूएनजीए का ये रेजोल्यूशन है और यूएनजीए के रेजोल्यूशन में इंडिया ने बोला है कि हम वोट नहीं करेंगे अगेंस्ट इजराइल्स ऑक्यूपेशन ऑफ पैलेस्टीन। जबकि अगर आप इससे पहले की बात करो, आज से पहले की आप कंडीशन देखो, तो इंडिया ने क्लियरली वोट किया था एंड कॉल्ड अपॉन इजराइल टू विड्रॉ इट्स ट्रूप्स फ्रॉम ऑक्यूपाइड टेरिटरीज ऑफ पैलेस्टीन। ये आज से पहले की बात है। बट आज इंडिया ने ऐसा क्यों किया? आज इंडिया ने ऐसा क्यों बोला कि हम वोट नहीं करेंगे? ठीक है, क्योंकि अगर आप देखो तो इस यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में देयर वर अराउंड 181 नेशंस, जिसमें से 124 नेशंस ने वोट किया है और इजराइल को बोला है कि आप अपने जो आपके फोर्सेस है, जो आपने टेरिटरीज ऑक्यूपाई की है पैलेस्टीन में, वहां से आप वापस निकलो। अगर आप यहीं पे देखो तो 124 कंट्रीज तो एक साइड में वोट कर रही है और इन्होंने ये भी बोला है कि सैंक्शंस लगाने चाहिए और हमें रोकना चाहिए इसराइल को, जो हम वॉर्स ये वेपन्स दे रहे हैं, आर्म्स दे रहे हैं, एमिनेशन दे रहे हैं बाकी सारी कंट्रीज, उनको रोक देना चाहिए। एंड इसी वजह से इंडिया ने भी, अब यहां से जो शेल्स जा रही थी इसराइल,
उनके आर्मी के लिए वो रोक दी है। और आज से 2-3 दिन पहले ही पार्लियामेंट में भी डिबेट चल रहा था और काफी सारे एमपीज ने ये डिबेट छिड़ा था कि जो हम इसराइल को वेपन्स दे रहे हैं वो वेपन्स हमें रोक देने चाहिए, हमें नहीं देने चाहिए वेपन्स इसराइल को। इन एक्सप्लेनेशन टू वट एवर हैज बीन टेकन एज अ डिसीजन एट यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, इंडिया ने ये एक्सप्लेनेशन दिया है कि इंडिया का जो स्टैंड है अबाउट टू नेशन स्टेट और टू स्टेट सोल्यूशन, ठीक है, इंडिया का जो मेन एजेंडा है दैट इज टू स्टेट सोल्यूशन फॉर इजराइल एंड पैलेस्टीन फॉर देयर पीस एंड द इंपॉर्टेंस ऑफ यूएन चार्टर। इंडिया ने बोला दैट इंडिया हैज इंडियाज फॉर्मुलेशन ऑफ वायलेंस, क्योंकि हमने ना तो ब्लेम किया है हमस को कि उन्होंने टेररिस्ट अटैक किया, ना इंडिया ने ब्लेम किया है इसराइल को कि इसराइल ने 35,000 लोगों को मारा या 15,000 चिल्ड्रंस को मारा, ना तो इस पे ब्लेम किया है, ना हमस के 1200 लोगों के ऊपर अटैक करने को ब्लेम किया है। क्यों? क्योंकि इंडिया हमेशा बस एक काम बोलता है, एक बात बोलता है कि यार मरा चाहे उस साइड का बंदा हो या इस साइड का बंदा हो, लॉस टोटली ह्यूमैनिटी का हुआ है। अगर ह्यूमैनिटी लॉस में है तो आपको यह समझना होगा कि इंडिया उसका साथ कभी नहीं देगा। और इंडिया जिस चीज को कंडेम कर रहा है वो है सिविलियंस की लाइव्स, कि आर्मी और मिलिट्री का काम है आपस में लड़ना, बट आप सिविलियंस को क्यों मार रहे हो? आपने उनको मारना है, उन्होंने आपको मारना है, दैट इज समथिंग व्हिच इज बायलैटरल टू यू टू। वी कैन हेल्प यू सॉल्व योर इश्यूज, वी कैन हेल्प यू बीइंग एन इंटरलोक्यूटर, बट नॉट मोर देन दैट, ठीक है। देयरफॉर इंडिया हैज आल्सो सॉट, ठीक है, इंडिया हैज आल्सो स्टूड फॉर अनरेस्ट्रिक्टेड एंड सस्टेन्ड ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस इन द गाजा स्ट्रिप। इंडिया ने हमेशा बोला है कि डायलॉग एंड डिप्लोमेसी हैंड इन हैंड होना चाहिए, तब जाके इन कॉन्फ्लिक्ट्स का सोल्यूशन निकल सकता है, ठीक है। और इंडिया ने ये बोला है कि आज का जो ये रेजोल्यूशन है इट इज समथिंग व्हिच वी सी एज अनरियलिस्टिक। इस रेजोल्यूशन की बात की जाए तो यूएनजीए ने बोला है दैट इसराइल को बोला कि आप पैलेस्टीन से अपने जितनी भी आपने टेरिटरीज ऑक्यूपाई की है पैलेस्टीन की, वहां से आप निकल जाओ, उनको छोड़ दो। इंडिया और 42 अदर नेशंस इन्होंने इस रेजोल्यूशन पे वोटिंग नहीं की, इन्होंने बोला हम वोट नहीं डालेंगे। क्यों ऐसा बोला इंडिया? इंडिया ने बोला यूनाइटेड नेशंस एक ऐसी फोरम है जिसका काम होना चाहिए टू बिल्ड ब्रिजेस, ना कि आप ऐसा करो कि आप दो नेशंस के बीच में और ज्यादा क्या करो, और ज्यादा डिस्टेंस क्रिएट करो और ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट करो। ऐसा ना हो, बल्कि अगर आपको कुछ करना हो तो आप दो नेशंस को सुलह करा लो आपस में, आप दो नेशंस की हेल्प करो कि वो एक दूसरे से बात करें। India reiterates its support for two-state solution and UN Charter's importance. Why India has taken such position? Because India condemns the attack on Israel and loss of civilians in Palestine both. India calls for a ceasefire on immediate basis, and India asks for all the countries, for the two countries to release all the hostages. इंडिया ने बोला है कि हम अनरेस्ट्रिक्टेड ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे, कहाँ पे? गाजा में, और डिप्लोमेसी का सहारा लेंगे, डायलॉग एंड डिप्लोमेसी से ही सोल्यूशन निकालेंगे इस कॉन्फ्लिक्ट का। नेक्स्ट जो हमारा एडिटोरियल है दिस टॉक्स अबाउट हरप्पन सिविलाइजेशन। हरप्पन सिविलाइजेशन के बारे में इस एडिटोरियल में बहुत सारे फैक्ट्स दिए हुए हैं, ये फैक्ट्स मैंने आपके लिए कोट किए हुए हैं आगे। इन फैक्ट्स की अगर आप बात करो तो सबसे पहली चीज 1921-22 में इट वाज दयाराम साहनी हु एक्सकेवेटेड द हरप्पन एंड ही स्टार्टेड फाइंडिंग सील्स, पॉटरी एंड बीड्स। देन 1922 में इट वाज आर.डी. बैनर्जी जिन्होंने मोहनजोदारो को एक्सकेवेट किया, एंड इन सितंबर 1924 इट वाज जॉन मार्शल who announced the discovery of Indus Valley civilization, ठीक है। फर्दर अगर आप देखो तो हरप्पन सिविलाइजेशन we know it for its urban planning, maritime trade, Indus script which is Bostrofedon and yet to be deciphered, which is found on seals and pottery of Indus Valley civilization. Further we know Indus Valley civilization for its standardization of weights, measures, brick size and other cities. हर जगह पे इंडस वैली सिविलाइजेशन की हर सिटी में अगर आप वेट्स की बात करो, अगर आप ब्रिक्स की बात करो तो हर जगह पे एक ही साइज के ब्रिक्स, एक ही साइज के, एक ही नाप के वेट्स और मेजर्स हुआ करते थे। यूजुअली वो 16 वो 8s में काम करते थे, डेकाज में काम करते थे, डेकाज में वो लोग नापते थे, ठीक है। जितने भी उनके वेट्स थे, जितने भी उनके मेजर्स थे, वो 8 के सूरत में थे। इफ यू टॉक अबाउट दी आर्कियोलॉजिस्ट्स जो मैंने आपको यहाँ पे समझाए, वन इज दी जॉन मार्शल, दयाराम साहनी, आर.डी. बैनर्जी, एंड द सिविलाइजेशन ऑफ इंडस वैली was first illustrated under the newspaper London News। और उसके बाद एक एडिटोरियल आया था जिसका नाम था फर्स्ट लाइट ऑन लॉन्ग फॉरगॉटन सिविलाइजेशन, ठीक है। एंड लास्ट में जो हमारे जॉन मार्शल, आई गेस यस, जॉन मार्शल वाज द डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, और उन्होंने ये डिक्लेयर किया था अबाउट दी फाइंडिंग्स एंड डिस्कवरी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। इसके बाद जो हमें समझना है हरप्पन सिविलाइजेशन के मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है। अभी हरप्पन सिविलाइजेशन की मेन सिटी दैट इज हरप्पा is located in Pakistan. It is a Bronze Age civilization and 100 साल ये पुरानी सिविलाइजेशन है।
टाउन प्लानिंग, वाटर हार्वेस्टिंग, रिजर्वायर्स, बिल्डिंग अ स्टेडियम, warehouses, underground sillage system, fortification of walls, boats, copper artifacts, beads, painted pottery, terracotta products। ये सब चीजें हैं जो हमें याद दिलाती है किसकी, जो हमें मिली है कहाँ से, हड़प्पन सिविलाइजेशन से। अगर आप टाइम पीरियड की बात करो तो 3200 से लेके 1500 बीसी तक हमें हड़प्पन सिविलाइजेशन के अवशेष मिलते हैं। दिस इज स्प्रेड ओवर 1.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स इन इंडिया, पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान ऑल्सो। अफगानिस्तान में भी साइट्स है किसकी, हड़प्पन सिविलाइजेशन की। मेजर साइट्स यहाँ पे लिखी हुई है, 1500 से ज्यादा साइट्स मिली है हमें नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में, 500 साइट्स हमारे पास पाकिस्तान में है, एंड फ्यू आर देयर इन अफगानिस्तान। सदर्न मोस्ट जो हमारी साइट है दैट इज दाइमाबाद इन महाराष्ट्र ऑन गोदावरी रिवर। ये चीज याद रखनी है। द डिस्टिंक्टिव फीचर्स ऑफ दिस आर, फर्स्ट, देयर वाज अ फुल्ली डेवलप्ड इंडस स्क्रिप्ट। ठीक है, there was finely carved stamp seals which they have and they used to seal their consignments। जितना भी वो सामान एक जगह से दूसरी जगह भेजते थे उसमें वो सील्स लगा के ही भेजते थे, अपनी सील लगा के भेजते थे, और वो सील हमें मेसोपोटामिया और बाकी सारे दिलमुन, बहरेन, हर जगह पे मिली है। they had standard burnt bricks। the significance of this civilization can be traced back to South Asian history and it, इसी की वजह से साउथ एशियन हिस्ट्री हैज एक्सटेंडेड टू 3000 ईयर्स। अभी तक जो हमारे पास हिस्टोरिकल एविडेंसेस है वो एशिया की हिस्ट्री, अगर आप बात करो साउथ एशिया की हिस्ट्री, तो हमारे पास 3000 साल की हिस्ट्री है। ठीक है, जहां पे हमारे पास एविडेंसेस है 3000 साल के। टेक्स्ट तो हमारे पास बहुत लेट टाइम्स में आया। ठीक है, 3000 साल पुराना टेक्स्ट हमारे पास नहीं है। 3000 साल पुराना जो हमारा इंडस स्क्रिप्ट है बस वही है हमारे पास। ठीक है, सो देयर इज स्टिल ऑनगोइंग रिसर्च। इंडस स्क्रिप्ट को डिसाइफर करना है, ये पता करना है कि क्या ये प्री आर्यन थे, ये नॉन आर्यन थे, ये कौन लोग थे, कहां से आए थे। मेहरगढ़ बलूचिस्तान में इज मेनली कंसिडर्ड एज द रूट ऑफ द सिविलाइजेशन, और मेहरगढ़ में ये बोला जा रहा है कि यहाँ पे जो सिविलाइजेशन थी दैट वाज 7000 बीसी अगो। लास्ट में जो हमारा एडिटोरियल है इट टॉक्स अबाउट अमीबा मेनिनगोएन्सेफेलाइटिस। ठीक है, ये अमीबा मेनिनगोएन्सेफेलाइटिस क्या चीज है, और यहाँ पे इस एडिटोरियल से हमें कौन कौन सी चीजें याद रखनी है वो मैं आपको यहाँ पे ना समझा रहा हूँ। ठीक है, ये एक ऐसी बीमारी है जो एक छोटे से अमीबा से होती है। अमीबा के बारे में आपने 10th क्लास में पढ़ लिया होगा दैट ये एक बैक्टीरिया है, और ये अमीबा ये एक छोटा सा ऑर्गेनिज्म है, नेक्ड आई से आपको दिखेगा भी नहीं। ठीक है, ऐसा ऐसा इसका शेप होता है। ठीक है, यूनिसेल्यूलर भी हो सकता है, मल्टी सेल्यूलर भी हो सकता है। द पॉइंट इज ये अमीबा आपको कहाँ मिलेगा, और ये अमीबा क्या काम करता है। ये एक लीथल इन्फेक्शन है। अगर आपको ये हो गया तो आपकी मौत के बहुत ज्यादा चांसेस हो जाते हैं, क्या आप मर जाओगे। और ये कहाँ मिलता है, ये फ्रेश वाटर में मिलता है, लेक्स में मिलता है, और रिवर्स में भी मिलता है। हुआ क्या, रिसेंटली केरला में बहुत सारे डेथ्स हो गए। ठीक है, 19 केसेस हमारे पास आ गए अमीबा इन्फेक्शन के, और इसको बोला जाता है अमीबा मेनिनगोएन्सेफेलाइटिस। ये होता किसकी वजह से है, एक माइक्रोस्कोपिक अमीबा है जिसका नाम है टेग्लेरिया फाउलेरी, जिसको बोला जाता है ब्रेन ईटिंग अमीबा भी। अब ये 19 केसेस हमारे पास कहाँ आए, केरला में आए। केरला में जो ये 19 केसेस आए इसमें से उन लोगों ने 14 केसेस को बचा लिया, 5 जो लोग थे वो मर गए। ये एक अच्छा रिकॉर्ड था, अच्छी रिकवरी थी, और ग्लोबल लेवल पे ये एक रिकॉर्ड सेटिंग मतलब ऐसा इतनी जाने बचाना इस इन्फेक्शन के बाद, ये ग्लोबल लेवल पे एक चीज थी जो रिकॉग्नाइज हुई। अब बात असल में जो है, जो हमें समझनी है वो ये है कि ये अमीबा कहाँ मिलता है और ये कैसे काम करता है और ये इंसान को कैसे इन्फेक्ट करता है। होता क्या है असल में, ये पानी में पैदा हो जाता है और ये पानी में ही पलता है, पानी के बगल में। प्रॉब्लम ये है कि ये पानी के साथ अगर कोई भी इंसान खेलता है, स्विम करता है उस पानी में, उसको यूज करता है, उसको पीता है, या उस पानी से मुंह धोता है, अपना नॉस्ट्रिल साफ करता है, तब प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। क्योंकि ये जो अमीबा है ये डायरेक्टली आपके नॉस्ट्रिल्स के थ्रू, आपके ये जहां से भी आपने इनटेक किया है उस कैविटी के थ्रू आपके ब्रेन में चला जाएगा, आपके ब्रेन में इंफेक्शन पैदा करेगा, और आपका ब्रेन जो है स्वेलिंग करना स्टार्ट करेगा। ब्रेन स्वेल करेगा, ब्रेन में इन्फ्लेमेशन होगी, ब्रेन फूलना स्टार्ट होगा। ठीक है, और उसके बाद होगा क्या, होगा जिसको हम बोलते हैं प्राइमरी अमीबिक मेनिनगोएन्सेफेलाइटिस। दैट इज कि आपका ब्रेन धीरे धीरे उसके टिश्यूज को डिस्ट्रॉय होने में ये उनको डिस्ट्रॉय करता चला जाएगा, आपके ब्रेन के टिश्यूज को। जो ही आपके ब्रेन के टिश्यूज डिस्ट्रॉय होना स्टार्ट करेंगे, आपका ब्रेन स्वेल करना स्टार्ट करेगा। द कंडीशन इज कि जो भी ये पेशेंट होता है उसकी मौत निश्चय हो जाती है, वो उसके चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं मरने के। एंड इफ यू सी ओनली 11 सर्वाइवर्स हु हैड कंफर्म्ड द PAM, दैट इज प्राइमरी अमीबिक मेनिनगोएन्सेफेलाइटिस, जिनको हुआ था, आज तक टोटल 11 ही ऐसे सर्वाइवर्स बचे हैं, बने हैं। ठीक है,
आज तक पूरी मतलब पूरे टेन्योर में जब से ये हुआ है, और इसके एविडेंसेस हमें बहुत पुराने तक मिलते हैं। बस 11 ही ऐसे सर्वाइवर्स हुए हैं जो इस इन्फेक्शन के बाद भी बचे हैं। तो वी डू नॉट हैव अ जीनोमिक सीक्वेंस इंफॉर्मेशन ऑफ दिस इन्फेक्शन, बट स्टिल केरला के जो डॉक्टर्स हैं उनने सर्वाइव करा लिया और उनने बचा लिया 14 केसेस को। बात यहाँ पे ये है कि असल में केरला में हुआ क्या था, ये ऐसे क्यों हुआ कि केरला में ही ये इन्फेक्शन क्यों हुआ। पहला जो मेन रीजन यहाँ पे बताया जा रहा है कि केरला में कुछ बच्चे थे जो आके एक नदी के किनारे या एक पॉन्ड के किनारे बैठ जाते थे, ठीक है। और पॉन्ड के किनारे बैठने के बाद ये लोग क्या करते थे, ठीक है, ये लोग बैठ के वहां पे सिंपल या तो कोई टोबैको होगा इनके पास या तो कोई स्नफ होगा इनके पास, उसको कंज्यूम करते थे डायरेक्टली, या तो नोज से कंज्यूम करेंगे या तो फिर ये उसको खा जाएंगे। असल में नशे करते थे, ठीक है। टू बी फ्रैंक, प्रॉब्लम यहाँ पे ये हुई, ये पॉन्ड का पानी उसमें मिक्स करने लग गया, जिसकी वजह से अमीबा की एंट्री डायरेक्ट इनके ब्रेन में हो गई, क्योंकि ले ये रहे थे कहां से, नोज से, और डायरेक्ट इनकी एंट्री हो गई किसमें, ब्रेन में। और मेजॉरिटी ऑफ द केसेस तो यही वाले थे। एक केस बस था जो अर्बन एरिया से आया था, ठीक है, जिसका कोई पॉन्ड के साथ लिंक नहीं था। यहां तक क्लियर हो गया चीजें कि असल में हुआ कैसे था। दूसरा रीजन ये भी है कि अगर कोई इंसान जिसका नेजल कैविटी में या ब्रेन में कोई इंजरी हुआ है या ब्रेन में कोई सर्जरी हुई है, तो उसके लिए ये अमीबा जो है मौत का कारण बन सकता है डायरेक्टली, क्योंकि जो ही उसका टच हुआ ये अमीबा डायरेक्टली उसके ब्रेन में जा सकता है उस कैविटी के थ्रू। अब यहाँ पे दो चीजें जो हमें याद रखनी है, वन इज मिल्टिफोसिन, ठीक है, अनदर इज एम्फोटेरिसिन। ये दो दवाइयां हैं जो इसके ट्रीटमेंट में काम आती थी, ठीक है। हमें दवाइयों के नाम याद नहीं रखने हैं, बस इतना याद रखना है कि इसको ट्रीट करने के लिए दवा है हमारे पास। वैक्सीन नहीं चाहिए, दवा चाहिए, एंटीबायोटिक्स चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट जो चीज हमें याद रखनी है वो ये है कि क्लोरीन जिस पानी में मिला हुआ हो, उस क्लोरीन में ये अमीबा पैदा नहीं हो सकता, ठीक है। इसीलिए आपके ड्रिंकिंग वाटर में, नॉट ड्रिंकिंग वाटर, जो आपके नलके से पानी आता है उस पानी में क्लोरीन मिलाया जाता है, वो क्लोरीनेटेड वाटर होता है, ठीक है। डन। द अचीवमेंट इज दैट 19 केसेस जो रिपोर्ट किए गए थे उसमें से 14 केसेस बचाए गए। अप्रोच वाज सिंपल, इन्होंने हर एक केस को ट्रीट किया, अग्रेसिव ट्रीटमेंट दिया और एंटीबायोटिक्स मिला मिला के इनको पिलाए, जिसमें मेन एंटीबायोटिक वाज मिल्टिफोसिन। प्राइमरी अमीबिक मेनिंगो एंसेफेलाइटिस, इसके मेन रीजन है दैट इट इज अ ब्रेन ईटिंग अमीबा, इट डिस्ट्रॉयज ब्रेन टिश्यूज एंड कॉजेज ब्रेन स्वेलिंग। ये हेल्दी चिल्ड्रन, टीन्स, यंग एडल्ट्स हर एक इंसान में हो सकता है। इसकी फैटेलिटी बहुत ज्यादा है। कैसे कैसे हो सकता है, स्विमिंग करने की वजह से हो सकता है, फेस वॉशिंग के दौरान हो सकता है, और आपको आपके साइनस का केयर रखना चाहिए, ठीक है। जो भी चीजें आप यूज कर रहे हो, आप कोई दवा डाल रहे हो अपने नोज में या कोई भी चीज यूज कर रहे हो, ठीक है, उस टाइम पे अपना ध्यान रखना चाहिए कि क्या यूज करना है और क्या नहीं, ठीक है। पर्टिकुलरली अवॉइड स्नॉटिंग वाटर इनटू द नोज व्हाइल यू आर फेसिंग वॉशिंग योर फेस। लास्ट में एफएटीएफ की कुछ रिकमेंडेशंस है फॉर इंडिया, एंड एफएटीएफ इज सेइंग कि जितने भी यहाँ पे पेंडिंग केसेस है और एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने जितनी भी हमारी आज तक रिकमेंडेशंस को एक्सेप्ट किया है, जिसमें देयर वाज अर्लियर देयर वर फर्स्ट 40 रिकमेंडेशंस, देन केम दी 40 + 9 रिकमेंडेशंस, ठीक है। उसकी वजह से काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट तो मिला है, ठीक है। बट द रिपोर्ट इज सेइंग दैट इंडिया स्टिल फेसेस टेरर फाइनेंसिंग थ्रेट्स इंक्लूडिंग दोज फ्रॉम द इस्लामिक स्टेट एंड फ्रॉम अलकायदा आल्सो, कि इंडिया में ये थ्रेट्स अभी भी हैं, इंडिया के ऊपर ये थ्रेट्स खत्म नहीं हुए हैं। डन। नेक्स्ट इज, अगर आप बात करो एफएटीएफ के अंदर और एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने जितनी भी आज तक केसेस रजिस्टर किए हैं उसकी कन्विक्शन रेट इज 97%। इसका मतलब ये है कि जितने भी लोगों को पकड़ के ले जा रहे हैं वो ऑलमोस्ट क्रिमिनल्स ही होते हैं, ठीक है। 97% इज द कन्विक्शन रेट। ऐसा नहीं है कि बस ऐसे उठा लिया, लेके चले गए और फिर वापस छोड़ दिया, जो कि सीबीआई के केस में यूजुअली होता है। एफएटीएफ एक ग्लोबल मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिस्ट फाइनेंसिंग वॉचडॉग है, जो बनाया गया था 1989 में, G7 की मीटिंग के बाद बनाया गया था पेरिस में। इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था दैट वाज टू कॉम्बैट मनी लॉन्ड्रिंग आफ्टर 9/11 अटैक्स। एफएटीएफ 2001 में एक्सपैंड किया गया और एफएटीएफ को बोला गया कि एफएटीएफ विल नाउ चेक टेररिस्ट फाइनेंसिंग आल्सो। पहले इसको बस मनी लॉन्ड्रिंग के लिए बनाया गया था, 2001 9/11 अटैक के बाद टेरर फाइनेंसिंग को भी ये कर्व करेगा, ऐसा बोला गया। फर्दर 2012 के बाद एफएटीएफ ने वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के प्रोलिफरेशन को रोकने में भी काम करना स्टार्ट किया कि इन चीजों को भी बढ़ावा ना मिले। एफएटीएफ की रिकमेंडेशंस की अगर बात करें तो 1990 में एफएटीएफ ने सबसे पहले 40 रिकमेंडेशंस दी थी, अ कॉम्प्रिहेंसिव प्लान टू फाइट दी मनी लॉन्ड्रिंग।
फिर 2004 में उन्होंने 9 और रिकमेंडेशन दी, जिसको बोलते हैं 40+9 रिकमेंडेशंस। ये चीजें याद रखनी है कि 40+9 रिकमेंडेशंस कल को पूछा जाएगा, इज रिलेटेड टू व्हाट, इट इज फ्रॉम एफएटीएफ ओनली। और एफएटीएफ का ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट ऑलरेडी यूपीएससी पूछ चुका है। अब अगर पूछा जा सकता है तो वो बाकी सारे पॉइंट्स है जो यहाँ पे डिस्कस किए जा रहे हैं। एफएटीएफ ग्लोबल लेवल पे 9 रीजनल बॉडीज का एक ग्रुपिंग है, ग्लोबल नेटवर्क है 9 रीजनल बॉडीज का, जिसमें हमारी ईडी भी आती है। एफएटीएफ एक डिसीजन मेकिंग बॉडी है। एफएटीएफ का एक प्लेनरी है, जो एफएटीएफ के सेशंस होते हैं उसमें एक एफएटीएफ प्लेनरी आता है। एफएटीएफ प्लेनरी एक बॉडी है जो मेन डिसीजंस लेती है पूरे एफएटीएफ के नेशंस के लिए। ये 3 बार मिलती है हर साल। एफएटीएफ के आज अगर आप देखो तो 39 मेंबर्स है करंटली। मोस्टली जितने भी ये मेंबर्स हैं दे आर फाइनेंशियल सेंटर्स इन ऑल द पार्ट्स ऑफ द ग्लोब। 39 मेंबर्स, जिसमें यूरोपियन कमीशन एंड गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल भी अगर आप जोड़ लो तो 2 रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस ये भी है। कंट्रीज दैट आर मेंबर्स ऑफ एफएटीएफ इंक्लूड दीज ऑल कंट्रीज। आपको सारी नहीं याद रखनी है, बट मेजॉरिटी ऑफ द कंट्रीज यू कैन रिमेंबर। ठीक है, जैसे सऊदी अरेबिया है मेंबर, है ना, वैसे ही साउथ अफ्रीका भी मेंबर है, मलेशिया भी मेंबर है। ऐसी ऐसी कंट्रीज को याद रखना जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट इंडिया एंड एफएटीएफ। इंडिया को ऑब्जर्वर का स्टेटस मिला था 2006 में, और इंडिया लास्ट में इसका 2010 में फुल टाइम मेंबर बना। इंडिया इज ऑल्सो मेंबर टू द रीजनल पार्टनर्स लाइक एशिया पैसिफिक ग्रुप, यूरेशिया ग्रुप। ठीक है, इन सब ग्रुप्स का भी मेंबर है कौन, इंडिया। लास्ट में you can see that National Center of Excellence for Animation has been proposed by Union Minister of Information and Broadcasting। ये जो एनिमेशन का सेंटर है ये कहाँ पे खुलेगा अभी तो नहीं पता है, बट इतना बोला जा रहा है कि इसका पोटेंशियल है दैट इट कैन क्रिएट 5 लाख जॉब्स। ठीक है, और ये इंडिया का एनिमेशन सेंटर होगा नेशनल लेवल पे। ये प्रपोजल इस साल के बजट में आया था, लास्ट ईयर में। क्यों? क्योंकि अगर आप देखो तो आज की फिल्म इंडस्ट्री में RRR, बाहुबली, लायन किंग, ऐसी मूवीज, एवाटार, ठीक है, ऐसी मूवीज आ रही है जो एनिमेशन और ग्राफिक डिजाइनिंग में काफी ज्यादा रोल प्ले करती है। और अगर आप बात करो तो इसका 400 मिलियन का रेवेन्यू पोटेंशियल है बाय मिड 2020s फ्रॉम अबाउट 250 मिलियन गेमर्स है हमारे पास। ठीक है, जो इससे पहले थे हमारे पास लाइक वर्ल्ड लेवल पे 250 मिलियन गेमर्स। दिस मेक्स द सेकंड लार्जेस्ट बेस ऑफ ऑनलाइन गेमर्स इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। चाइना के बाद अगर गेमर्स की सबसे बड़ी बेस है तो वो इंडिया में है। तो गेमिंग सेक्टर और एनिमेशन सेक्टर, इसका कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट रहेगा 29% ओवर द नेक्स्ट 4 इयर्स। ठीक है, और 169 बिलियन ये रीच करेगा बाय फाइनेंशियल ईयर 2025। तो ये बहुत ही बड़ा एक सेक्टर है। ठीक है, गेमिंग सेक्टर एंड दिस एविएशन सेक्टर एंड वीएफएक्स एनिमेशन। ठीक है, ये समझने की बात है। और ये हो सकता है हमारे या तो प्रीलिम्स में आ जाएगा अगर ऐसा आ गया कि ये सेंटर कहाँ पे लोकेटेड है। ठीक है, क्योंकि यूनिक कॉन्सेप्ट है, एक नई चीज है, नई चीज की पहल हो रही है। मोस्टली व्हाट आई कैन से इज कि स्किलिंग, जब आप बात करते हो ना डिजिटल स्किलिंग की, तो वहां पे हम इसका एग्जांपल दे सकते हैं अपने मेंस के आंसर में। ठीक है, लास्ट में वी हैव अ टॉपिक अबाउट व्हाइट रेवोल्यूशन 2.0, जिसकी बात की है इस बार हमारे अमित शाह जी ने। अमित शाह सिंह की व्हाइट रेवोल्यूशन 2.0 जो है ये मिल्क एंड डेयरी इंडस्ट्री में आएगा एंड इट विल इंक्रीज द आउटपुट टू 1000 लाख लीटर्स पर डे। कितना? 1000 लाख लीटर्स पर डे, इतना प्रोडक्शन होगा। एंड व्हाट ही इज सेइंग कि इससे सबसे ज्यादा फायदा जो होगा वो वुमेन को होगा और मैल न्यूट्रिशन जो है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब बात यह है व्हाइट रेवोल्यूशन इससे पहले कब आया था? इट वाज लॉन्च्ड इन बाय 1970s बाय नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड टू इंक्रीज द मिल्क प्रोडक्शन थ्रू कोऑपरेटिव सोसाइटीज। ऑब्जेक्टिव्स एंड अचीवमेंट्स ऑफ दिस वेयर दैट, सबसे पहले हमने जो काम किया था वो प्रोक्योरमेंट और स्टोरेज पे किया था कि मिल्क को कलेक्ट कैसे किया जाए विलेजेस से, और उसके बाद चिलिंग प्लांट्स कैसे लगाया जाए, मिडलमैन को कैसे खत्म किया जाए, कैटल केयर कैसे किया जाए, कैटल के लिए ब्रीड्स, अच्छे क्वालिटी के ब्रीड, हेल्थ सर्विसेज, इंसेमिनेशन फैसिलिटीज होनी चाहिए। मिल्क प्रोडक्शन अगर आप देखो तो 10 फोल्ड हमारा इंक्रीज हुआ था बाय 2020। 198 बिलियन टन्स का हमारा प्रोडक्शन है बाय 2020। इफ यू टॉक अबाउट द इंपैक्ट्स एंड चैलेंजेस ऑफ दिस, पॉजिटिव इंपैक्ट्स तो बहुत सारे हैं, जैसे रूरल लाइवलीहुड, मिल्क की अवेलेबिलिटी होना, न्यूट्रिशन का बढ़ना, जो अभी हमारे होम मिनिस्टर भी बोल रहे हैं। बट वहीं पे चैलेंजेस भी है, जैसे अनइवन रीजनल ग्रोथ हो जाता है, एनवायरमेंटल कंसर्न्स है, क्योंकि डेयरी फार्मिंग और लाइव स्टॉक फार्मिंग, ठीक है, ये बहुत ही बड़ा चैलेंजिंग फैक्टर है व्हेन इट कम्स टू ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेशंस आर देयर। और अगर आप देखो तो इंडिया में सबसे ज्यादा जो मेन इम्पैक्ट अभी डाल रहा है, वन इज दी religion and religious sentiments which are attached to it, one is that thing, second is that infrastructural limitations। ठीक है,
if you talk about Australia and New Zealand, they are highly mechanizing their farming. ठीक है, डेयरी और फार्मिंग को लेके हाईएस्ट मैकेनाइजेशन अगर आप देखो तो वो ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड में है। बट वहीं पे अगर आप इंडिया में देखो तो अभी तक हमारे पास वो इंफ्रास्ट्रक्चरल लिमिटेशंस है, क्योंकि अभी तक हमारे पास हैप्पी सीडर जैसी टेक्नोलॉजीज हर फार्मर के पास नहीं है। मेन रीजन क्या है कि टेक्नोलॉजी से हम इतना ज्यादा अपने आप को दूर रख रहे हैं, वो ये है कि हमारे पास स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स बहुत ज्यादा है। 80% ऑफ द फार्मर्स आर स्मॉल एंड मार्जिनल। ठीक है, अब उनका फार्मिंग लैंड ही कम है, उनके पास जमीन ही नहीं है, तो वो मशीन लेके क्या करेंगे? इसीलिए गवर्नमेंट के इंटरवेंशन बहुत ज्यादा जरूरी है। विद दिस आई कंक्लूड टुडेज डिस्कशन। ये बहुत ही अच्छा एक प्यारा सा सवाल था, बहुत इजी क्वेश्चन था जो यूपीएससी ने 2024 में पूछा क्या? स्काडा, फ्रॉग हॉपर एंड पॉन्ड स्कीटर ये क्या है? सिमिलर क्वेश्चन 2020 में भी पूछा था, उसमें भी उन्होंने 3 ऐसे ही जानवरों के नाम पूछे और बोला ये क्या है, दोज वेर बर्ड्स। ऐसे ही 2019 में भी एक और क्वेश्चन सेम पैटर्न में पूछा गया था। अंडरस्टैंड, इसमें से एक भी आपको पता है ना तो आपका आंसर हो जाएगा। सिकाडा साइलेंट वैली नेशनल पार्क को लेके हम पढ़ते हैं कि साइलेंट वैली नेशनल पार्क में सिकाडाज नहीं आते हैं, एंड सिकाडा इज ए इंसेक्ट, जिसकी वजह से साइलेंट वैली नेशनल पार्क जो है वो साइलेंट है। दीज आर सिकाडाज, जो वो बरसात के बाद वो आवाज करते हैं जंगल में, ची 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 की आवाज, वो यही होती है। दिस इज जस्ट एन एक्सप्लेनेशन ऑफ व्हाट वी डिस्कस्ड। लास्ट में देयर विल बी वन मोर क्वेश्चन ऑफ द डे अबाउट द यूज ऑफ सोशल मीडिया बाय चिल्ड्रन। You can still find out this PPT from our Telegram channels and WhatsApp। अगर आपको यहाँ से इस PPT में से कोई भी नोट्स उतारने हैं, आपको कुछ लिखना है, तो आप यहाँ से हमारे टेलीग्राम से, हमारे जितने भी चैनल्स हैं, WhatsApp है, वहाँ से इसको डाउनलोड करके समझ सकते हो। ठीक है, विद दिस आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन हेयर। जय हिंद, जय भारत।